वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ प्रैक्टिस बुक की। ये आपका चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको द्विघात समीकरण का थोड़ा बहुत तो नॉलेज पहले से ही होगा, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे याद रखें a कभी भी किसी भी हालात में a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा द्विघात वाला, तो ये फिर रैखिक समीकरण बचेगा। तो इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके लिए हम d, जिसको विवेचक कहा जाता है, d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और हम ये विवेचना करते हैं कि इसका जो मूल निकलेगा वो कैसा निकलेगा। मूल 3 कंडीशन होता है, ऐसे तो 2 कंडीशन कह सकते हैं। एक होता है कि वास्तविक मूल होगा यानी वास्तविक संख्या में आएगा, और दूसरा आता है कि काल्पनिक मूल होगा यानी काल्पनिक संख्या। 10th क्लास में काल्पनिक मूल वाला कंडीशन नहीं पढ़ना है, परंतु ये कब होता है जब d का मान अर्थात b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम हो, 0 से कम का मतलब निगेटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि इसके काल्पनिक मूल होंगे। तथा जब 0 से के बराबर होगा और या 0 से बड़ा होगा मतलब धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव मूल होगा, तो इस कंडीशंस में कहा जाएगा कि इसके वास्तविक और क्या असमान मूल होंगे, और वो मूल होगा अल्फा बराबर -b प्लस √d यानी b² माइनस 4ac बट्टा 2a, और वहीं बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। और जब ये d का मान 0 हो जाता है तो ये पूरा रूट वाला मान 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ें या 0 घटाएं, तो इस कंडीशन में अल्फा हो या बीटा हो, दोनों का मान -b बट्टा 2a होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस लिए? द्विघात समीकरण को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका प्रश्न के हिसाब से। आपका पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे क्या? यहाँ पे दिया गया है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। क्या होंगे? मूल समान होंगे। तो समीकरण के विविक्तिकर का मान, विविक्तिकर को ही क्या बोला जाता है? विवेचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवेचक। मतलब d का मान क्या होगा? तो d का मान 0 होगा। अभी बताए थे आपको कि मूल समान और वास्तविक होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आगे समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, तो मूल की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए, मूल की प्रकृति जब भी निकालना हो तो आपको विवेचक निकालना पड़ेगा यानी विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। और विवेचक d बराबर क्या होता है? होता है b² माइनस 4ac, और इसी का मान निकालने के बाद हम तय करेंगे। तो a का मान यहाँ कितना है? तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया -1। तो b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना c यानी -1 हो गया। तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुने माइनस प्लस 4, तो 4 1 5। अब ये धनात्मक है ना, अगर पूछता कि विवेचक कितना होगा तो हम 5 बताते, परंतु पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो धनात्मक जब भी होता है मतलब 0 से बड़ा है, तो d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो ये वास्तविक और भिन्न इसके मूल आएंगे। वास्तविक और भिन्न इसके मूल आएंगे। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण में चर के अधिकतम घात होती है। कितने? द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो उसके घात होते हैं 2। कितने? 2। अभी बात किए थे, ये ऊपर वाला सामान्य रूप है। नेक्स्ट कहता है द्विघात समीकरण
ax² प्लस bx प्लस c का विविक्तिकर क्या होगा। देखिए अभी अभी आपको यही फार्मूला बता रहे थे कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये सब उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इसका सही जवाब होगा a, b² माइनस 4ac। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होने के लिए क्या, अभी अभी हमने बताया था कि d का मान या तो शून्य होना चाहिए या तो 0 से बड़ा, यानी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले सबका d निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि 4 गो है ऑब्जेक्टिव में है तो हम सबका अलग अलग जाकर d निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो देखिए b² मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 81 माइनस 4ac, तो 4 गुने 4, 4 4 16, चूँकि दोनों प्लस में है तो माइनस 16, ये तो पलसे में आएगा ना फिर, चूँकि 81 बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना है, 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यही मूल इसी के मूल क्या आएंगे, वास्तविक आएंगे। आपको बाकी सबके चेक नहीं करना है, चूँकि 4 गो में से एक ही आंसर सही होता है। ठीक है, अगर ये नहीं आता, मतलब ये वाला चीज़ नहीं आता, कोई दूसरा आता, तो हम चेक करते हुए जाते और जहाँ पे हमें धनात्मक मान मिलता, ठीक है, वहीं हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। चलिए आगे है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो देख लेते हैं किसके मूल, 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। कितने, तो मूल होंगे इनमें से कौन, तो इसके लिए आपको एक और सूत्र बताते हैं, उस सूत्र का आप इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए इसके लिए आपको सूत्र याद करना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी जो c का मान होता है ना, वो वास्तव में किसका मान होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है। ठीक है, तो कब, जैसे यहाँ पे देखिए मूल होंगे, तो ये 2 जो है ना उस कंडीशन में x² रहता है, तो पहले 2 से सबको भागा दे दीजिए, तो 2 से भागा दे दिए तो ये हो गया 3, यानी जिसका गुणनफल कितना आएगा, 3 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, गुणनफल 3 आएगा, इसका तो -3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, इसका माइनस में आएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो गया, ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो होता है ना 7/2, चूँकि फार्मूला में ये माइनस फार्मूला वाला हो गया, तो हमको जोड़ के कितना लाना है 7/2, तो ये प्लस में लाना है ना, तब ना यह माइनस सूत्र वाला रहेगा, तो इसका मतलब 7/2, तो ये पलसे वाला जुट के होगा ना, तो इसलिए सही जवाब हमारा कौन होगा। तो आपको पूरा बनाना नहीं है, आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण का सीधा मतलब किस चीज़ से है, वर्ग समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण को ही क्या कहा जाता है, वर्ग समीकरण कहा जाता है। अब देखिए इसके लिए आपको पहले पूरा सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो तब तो ये x खाली बचा ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण हो गया। देखिए जनरली तौर पे इसमें ऑप्शन पहले वाला में मिल जाता है, अगर पहला में नहीं मिलता ना तो हम इसको क्या करते, ठीक, सारे को सोल्व करते, ठीक है, परंतु यहाँ पे करने की आगे ज़रूरत नहीं है। कहता यदि 1/3 वर्ग समीकरण इतना का मूल है, याद रखिए जब ये मूल होता है तो ये वास्तव में x का मान होता है, और जब इसका x का मान हम x के जगह पे पुट करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो चीज़ होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर प्लस के गुना 1/3 माइनस 5/3 बराबर 0। अब देखिए 1/3 तो ये क्या हो गया 1/9 प्लस k/3 माइनस 5/3 बराबर 0। अगर सबके नीचे में कुछ ऐसा है तो कुछ कैलकुलेशन करने के पहले ये पूरे को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे हम उधर ले जाके भी कर सकते हैं, परंतु पहले कर लेते हैं एलसीएम। तो कितना एलसीएम हो गया, ठीक, कितना 9, और जब ये 9 हो गया तो यहाँ पे 9 से भाग दिए तो कितना बार
एक बार, 1 से गुना किए 1, 3 तिया 9, ऊपर गुना किए तो कितना 3 के नीचे 3 तिया 9, तो ऊपर गुना किए तो कितना 5 तिया 15 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे देखिए ये 9 उधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 और 1, तो यहाँ 3 के अब 15 में से 1 घट गया तो कितना 14 बराबर 0। ये 14 उधर चल गया तो 3 के बराबर कितना हो गया 14, तो के बराबर कितना 14/3, तो 14/3 हमारा सही जवाब कौन है बी है। ठीक है, आगे देखिए कहता है के किस मान के लिए वर्ग समीकरण, के किस मान के लिए वर्ग समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होने के लिए क्या चाहिए d बराबर 0 होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए d बराबर 0, तो d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान यहाँ पे कितना है, जो x का गुणांक होता है कितना 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और c का मान कितना k। ठीक है, c का मान k बराबर 0। इसका क्या हो गया 4k² माइनस 4k बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 4k कॉमन ले सकते हैं, तो 4k कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे k बच गया। ठीक है, और k जब बच गया इसमें क्या बच गया -1। अब देखिए या तो 4k बराबर 0, तो जब 4k बराबर 0 तो k बराबर 0/4 मतलब 0, और या तो k -1 बराबर 0 तो k बराबर कितना हो गया 1, तो 0 और 1 इसका सही जवाब हमारा कौन हो गया सी हो गया। तो इस तरीके से इसको जब मूल बराबर देता है तो ये कंडीशंस रख के हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस समीकरण के क्या निकालना है विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर का मतलब विवेचक यानी d का मान निकालना है। d बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac, तो b का मान यहाँ कितना है b का मान 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3√2, a का मान 3√2 गुना c का मान कितना 3√2। बहुत सारे को गुना वाला कंडीशंस नहीं आता है, मतलब रूट वाला, तो आप समझिए 10 का स्क्वायर कितना 10 दहा को 100, बाहर वाला बाहर से गुना होता है तो उस हिसाब से 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 गुना √2 गुना √2, तो ये √4 और √4 के मान 2, तो ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 72, और 100 में से 72 घटा तो कितना 28, यानी इसका सही जवाब हमारा कौन हो गया 28 हो गया। ठीक है, आगे कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे यानी मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, वास्तविक होगा काल्पनिक होगा कैसा होगा, तो इसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ेगा। कैसे, विवेचक बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना हो गया यहाँ b का मान हो गया -6, चिन्ह के साथ बोलते हैं, तो a बराबर 2 और c बराबर कितना हो गया 3, तो b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, 6 छक्का 36, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 4 तिया 12 दूनी 24, ये घट गया 12, तो 12 धनात्मक आया, और धनात्मक कंडीशन में क्या होता है ठीक है वास्तविक होता है। मूल क्या होता है वास्तविक होता है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम घात कितनी होती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 2 होता है। समीकरण इतना का मतलब x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x-1, तो अगर पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, दूसरा वाला भी उतना ही है तो x बराबर 1 आएगा, तो इसका सही जवाब होगा 1। ठीक है, आगे वर्ग समीकरण x² माइनस 7x माइनस 60 के मूलों की प्रकृति, हमने अभी क्या बताया था कि मूलों की प्रकृति जब भी पूछे तो आपको d निकालना है, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac, और इस क्वेश्चन में है b बराबर -7, a बराबर है कितना 1 और c बराबर है -60। इसका मतलब होगा हमारा क्या b² मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस
4 गुना 1 गुना -60। अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 अब प्लस 24 240 प्लस प्लस जुट के पलसे में आएगा ना, इसका मतलब इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। चूंकि धनात्मक जैसे ही विविक्त कर आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न हो जाता है। ठीक है, आगे इतना के मूल क्या होंगे, अभी अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आए तो मूल निकाल भी सकते हैं, और चूंकि आसान क्वेश्चन है तो इसको निकाल भी लीजिए, आसानी से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमा ले लेंगे, तो x कॉमा ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें बचेगा कितना 5, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर एगो 0 हो गया और एगो हो गया x बराबर -5, तो हमारा आंसर आ गया 0 - 5। इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके मूल समान होंगे। हमने आपको अभी अभी बताया था कि मूल समान होने के लिए d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर मतलब d का मान मतलब b² - 4ac का मान 0 के बराबर, और ये -4ac उधर जाके क्या हो जाएगा +4ac, तो b² बराबर 4ac, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये d हमारा सही जवाब होगा। तो आशा है कि इस चैप्टर से जब आपको क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कहता है एक समीकरण px बराबर 0, देखिए जिस वक्त px बराबर 0 आएगा, ठीक है, उस वक्त का जो x का मान होता है वो शून्य कहलाता है। तो कहता है px घात 2 का बहुपद हो, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, चूंकि घात 2 वाला समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। किसी द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना, अधिकतम मूल पूछे 2 होता है, अधिकतम घात पूछे 2 होता है। कहता है समीकरण इतना के मूल होंगे। देखिए अगर x - 3 बराबर 0 रख देंगे तो ये -3 उधर जाके +3, तो एगो तो 3 हो जाएगा, और दूसरा x + 4 बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा -4। क्या समझ में आ गया। अगला कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मूल क्या है, वास्तविक और समान हो, तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा। देखिए समान जब होता है तो उसका विविक्तिकर का मान 0 होता है, तभी ये समान होता है। ठीक है, आगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c, तो विविक्तिकर का मान सूत्र क्या होगा, तो विविक्तिकर का सूत्र बहुत आसान है, b² - 4ac। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र, मूल ज्ञात करने का प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया, किसने दिया, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य ने। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। वर्ग समीकरण x - 1 × x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे x। ठीक है, तो देखिए मूल क्या होगा, जब इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, और इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो हमारा हो जाएगा 1 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात समीकरण px बराबर 0 को, तो मतलब px बराबर एक, px एक द्विघात समीकरण बहुपद है। ठीक है, तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। आगे कहते हैं द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा -b + √अंडर b² - 4ac बटा 2a। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि b² - 4ac बराबर 0 तो द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल समान होते हैं। ठीक है, समान होते, b² - 4ac तो द्विघात मूल समान, दोनों मूल, हाँ यहाँ पे क्या लिखाएगा, समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, मतलब समान होते हैं। द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अभी अभी बात किए थे कि जब भी मूलों की प्रकृति जांचना हो तो आपको क्या निकालना चाहिए, d निकालना चाहिए। तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac, b का मान कितना 1, यहाँ पे 1, और -4ac तो -4 गुने a का मान 1
और सी का मान -1। अब देखिए 1 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, +4, 4 1 5। इसका मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और भिन्न होगी, वास्तविक और भिन्न होगी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला कहता है मिलान करने वाला है, चलिए देख लेते हैं। कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक 0 से बड़ा है या बराबर है तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। और ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि ax² + bx + c के मूल समान होंगे तब b² - 4ac का मान 0 होगा। इसके मूल क्या होंगे? तो देखिए इतना बराबर 0 है, एक उधर चल जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 1, और ये स्क्वायर जाएगा तो रूट, और रूट के आगे ±1 रहता है, और इसका √1 का मान 1 निकलेगा, तो इसका सही जवाब होगा +1 - 1। कहता है इसका मान क्या होगा? तो देखिए x बराबर 0 एगो हो गया, एगो x बराबर 3 हो गया, तो इसका मान ये वाला हो गया। इसका मान दोनों बराबरे रहेगा और ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा, तो इसका मान ये वाला हो गया। नेक्स्ट कहता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। कहता है समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 तो b² - 4ac का मान क्या होगा? तो जैसे ही क्या कहलाता है तो इसको कहते हैं कौची? विविक्तकर। क्या कहते हैं? विविक्तकर या विवेचक, मतलब विवेचन करने वाला। आगे, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, क्या है? वास्तविक और समान है, तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा? देखिए जैसे ही वास्तविक और समान आ गया तो d बराबर 0 होता है, मतलब विविक्तकर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक है तो उस समीकरण का मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो वो काल्पनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काल्पनिक, चूंकि d का मान ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो, क्या हो? धनात्मक हो, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनात्मक होता है तो क्या हो जाता है? वास्तविक तथा भिन्न हो जाएगा, वास्तविक तथा भिन्न हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? शुरुआत में ही लिखा हुआ है ax² + bx + c बराबर 0। कहता है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तकर सूत्र ज्ञात लिखिए, तो d बराबर कितना? b² - 4ac। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण का विविक्तकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसका मूल कैसा होगा? तो वास्तविक और असमान होगा, यानी भिन्न होगा। ठीक है, आगे कहता है वर्ग समीकरण x² + 4x + 2 के मूलों का योगफल क्या होगा? आपको बता देते हैं कि मूलों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a। वर्ग समीकरण इतना तो -b/a, तो -b तो -4 और -4/1 यानी -4 होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा? इसका सूत्र होता है c/a। c का मान हो गया 6 और 6/2 मतलब ये 3 होगा। कहता है समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो कौन सा समीकरण कहलाएगा? वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। अगला कहता है इसका एक द्विघात समीकरण है, तो देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे 2 घात है इसलिए द्विघात समीकरण कह सकते हैं, परंतु यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा गड़बड़ है, समीकरण में दिक्कत नहीं होता है शायद। ठीक है, बहुपद नहीं कहलाएगा परंतु समीकरण ये कहला सकता है, चूंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। तो हाँ, अगला द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का मूल क्या होगा? तो यहाँ तो मूल पूछ दिया, अब मूल निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। ऐसे हम यहाँ पे एक शॉर्टकट कर सकते हैं, 4 और 2 भलू 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से अगर बनाएं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2x² - 3x - 4x + 6 = 0। तो यहाँ पे x कॉमा ले लिए तो यहाँ क्या निकलेगा? 2x - 3 और यहाँ पे -2 कॉमा ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा 2x - 3।
तो बराबर 0, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो ये बच गया x माइनस 2 बराबर 0। अब जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो गया, ये प्लस जाएगा उधर तो 3/2, और ये x माइनस 2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर हो गया 2। तो इसका सही जवाब आएगा 3/2 तथा 2। कहता है इसका मूलों का योग कितना होगा। देखिए मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और यहाँ b के जगह पे कौन है, c है, तो c हो गया, वो भी माइनस लगा देंगे, और 1 यानी इसका सही जवाब होगा माइनस c। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका यहाँ पे सत्य असत्य पूछ रहा है। ठीक, तो कहता एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। कहता है इतना के मूल 0 और -1 होंगे, नहीं, क्योंकि x बराबर 0 एगो तो होगा, ये एगो तो ठीक है, परंतु x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये x बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है -1, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। कहता है समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे, तो इसको जांच करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, b² - 4ac मतलब -4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुने 1 गुने 4, 4 × 16 - 16 यानी 0, इसका मतलब ये सही कह रहा है, ये सत्य है। कहता ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ये असत्य कह रहा है, क्योंकि इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। आगे कहता है वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकता है, नहीं, ये भी असत्य कह रहा है, वो तय है कि क्या होगा, 2 होगा। अगर x² - 1 बराबर 0 तो x का मान 0 होगा। देखिए ये भी गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि x² बराबर 1 हो गया तो यहाँ x बराबर हो गया √100 ± 1, यानी एक होगा +1 और एक होगा -1, और यहाँ कर रहा है 0 1, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। कहता है जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विभीकर का मान d बराबर 0 होगा, ये सत्य कह रहा है। कहता है वर्ग समीकरण 2x² + 4x + 6 मूलों का योगफल 2 होगा, तो देखिए मूलों का योगफल होता है -b बटा a, अब यहाँ पे हो गया -4/2, तो ये -2 होगा, ना कि 2 होगा, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। नेक्स्ट कहता है वर्ग समीकरण ax² + bx + c की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा दी गई थी, नहीं, इसका सूत्र कौन दिया था, इसका सूत्र देने वाले थे श्रीधराचार्य, तो ये भी क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है, ये भी असत्य कह रहा है। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है, तो वर्ग समीकरण के केवल और केवल कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं, कितने हल, 2 हल। आगे कहता है जब d का मान 0 से क्या है, 0 से बड़ा और बराबर हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, बिल्कुल ये सत्य कह रहा है, वास्तविक होंगे। देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको किस चीज़ से बनाना है, 2 द्विघात से बनाना है, ठीक है, किस चीज़ से बनाना है, द्विघात समीकरण से बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन ही होगा, बाकी तो होमवर्क्स में रहता है, तो आपको होमवर्क्स भी बनाने जरूरी है। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, अब उस रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कि x था, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, मतलब अब हो गया होगा कितना, x - 8, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480, स्पीड कितना था x, और दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, 480 दूरी था, अब चाल कितना हो गया x - 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा तार्किक लॉजिक लगाना है। कैसे, सोचिए अगर चाल कम हुआ होगा तो समय क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो जो कम है कितना कम है, 3 घंटा कम है, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए या तो इसमें 3 घटा दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम ई पट्टी ले आते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ई पट्टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सोचिए, क्योंकि मान निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 480 बट्टा x - 8
माइनस इस चीज़ को इधर लेके जा रहे हैं, तो 480 बट्टा x बराबर हो गया 3। इस दोनों में 480 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में ऊपर है, तो ये बच गया कितना 1 बट्टा x माइनस 8, 1 बट्टा x माइनस 8, और ये बच गया 1 बट्टा x बराबर 3। ठीक है, तो ये 480 नीचे चल जाएगा, तो 16 48 ऐसे काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया जरा सोचिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और ये हो जाएगा x से अगर मतलब x माइनस 8 से देंगे तो x हो जाएगा, और माइनस x से देंगे तो x माइनस 8 बचेगा, तो माइनस x और कितना बच जाएगा ये प्लस 8 बराबर कितना, बराबर 1 बट्टा 160 ऊपर टी कर दिए। अब देखिए ये x से x कट गया ना, ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह माइनस चिन्ह है इसको बदल दिया, तो ऊपर आ गया कितना 8, ऊपर कितना आ गया 8, अब बट्टा x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 1 बट्टा 160। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो काट छाट तो कर नहीं सकते हैं, तो देखिए कितना होगा, इधर आ गया ये x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 160 गुने 8। अब देखिए इसको हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर गुना होके कितना आ जाएगा 16 28 से 8 का 48 के 8, और बाकी 4 8 4 12 28 से। ठीक है, तो इधर आ गया माइनस में 1280 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1280 को, ठीक है, हमको जोड़ घटा के कितना लाना है 8 लाना है, तो 2 से लगाए तो कितना हो गया 64, 2 से लगाए 32, 2 से लगाए कितना 160, 2 से लगाए 80, 2 से लगाए 40, 2 से लगाए। अब यहाँ पे देखिए ये 32 हो गया, 5 को 2 के गुना, और ये 40, और 40 32 के अंतर 8 होता है। इसका मतलब इसको हम तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। ठीक है, अब इसको में देखिए कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 40, एक में 32 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो प्लस 32 ले लिए कॉमन, तो एक बच जाएगा कितना x माइनस, अब देखिए अब x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो एगो आ जाएगा 40 और एगो आ जाएगा माइनस 32, तो माइनस में कभी चाल नहीं होता, इसलिए चाल कितना रह जाएगा हमारा 40, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है, कितना 306। देखिए क्रमागत किसको बोलते हैं, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, एक क्रमागत है, परंतु हमें पता नहीं कि बीच में कौन सा है, तो अगर हम एगो के x मान लेंगे तो अगला वाला कितना हो जाएगा x प्लस 1, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना भलू नहीं प्लस x, ये इधर आ जाएगा माइनस 306। 306 का क्या कर लेते हैं 306 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगाएंगे 2, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 153 कितना बार में आता है 19 सत्ते 53 से देख लेते हैं 19 गुने 7, 9 सत्ते 63 के 3, बाकी 6 7 6 19 सत्ते 33 से लगता है, 9 सत्ते 63 के 3, 19 सत्ते 33 से नहीं, तो सतरनामा कितना होता है 53 से, तो यहाँ पर ही हम 17 बार में लगाएंगे तो 9 आएगा, और भलुक 17 बार में, और यहाँ 3 3, अब देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 17 कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, इन दोनों में कॉमा लेंगे x, तो ये बच जाएगा कितना x प्लस
18, और ये दोनों में कॉमन लेंगे -17, तो ये बच जाएगा कितना, x + 18। तो जब x + 18 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो बच जाएगा x - 17, और जब x + 18 बराबर क्या रख देंगे, 0, तो x बराबर कितना आ गया, -18। परंतु हमको क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, x - 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 17। तो हमारा सही जवाब हो गया 17, ठीक है। और अगला पूर्णांक क्या हो गया, 18, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जांच कीजिए कि इतना द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने क्या बोला था कि जब भी द्विघात समीकरण चेक करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा सोल्व करना चाहिए पहले। तो देखिए x³ -4x² - x + 1 बराबर, ये a - b के होल क्यू है, तो a - b के होल क्यू बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। a - b का होल क्यू a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह x है तो x³ -2 का क्यू मतलब 8 -3। अब यहाँ पे देखिए 3 और ab मतलब 3 गुने x गुना 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2। अब ई पट्टी अगर देखिएगा तो ये x³ आ गया, ये -8 आ गया, और 3 दूनी 6, तो -6x इंटू x - 2। x³ इधर भी है, x³ इधर भी है, कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो पूछ रहा है या नहीं, ऐसे हम उसके वास्तविक रूप में ले आते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ क्या बच गया, ऐसे ये यहाँ नहीं काटना चाहिए, नीचे काटना चाहिए, ठीक है। तो 4x² - x + 1, x³ से x³ कट गया, यहाँ आ गया 4x² - x + 1, और ये क्या हो गया -8। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो -6x² माइनस को माइनस प्लस 6 दूनी 12, सबको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ये माइनस में 6x² है तो उधर जाके प्लस में, तो -4 और +6 कितना हो गया 2x², ठीक है। यहाँ पे देखिए x वाला तो यही एगो है, ये है खाली, और ये 12 में से 8 गया तो कितना 4, और 4 उधर गया, ठीक है। तो -3 बराबर 0। अब ये गौर से देखिए, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हम लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है जिसका वास्तविक द्विघात रूप क्या हो जाएगा 2x² - x - 3। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो ये क्या निकल जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x गुना x तो 2x², 2x गुना 3 तो कितना हो गया -3 दूनी 6x, ये हो गया -x और +3, इधर गुना करेंगे x गुने x x², इधर हो जाएगा कितना -x + 5x और -5, सबको एक साइड कर दीजिए तो कितना 2x² में से x² घट जाएगा तो x², ये 6x में 5x जुड़ जाएगा 11x, और ये भी तो -x है, ठीक। तो ये हो जाएगा -12x, कितना हो जाएगा -12x, हाँ थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया का, ठीक है। 6 1 7 और 7 4 7, 6 1 7 और 7 4 11, 11x -11x मतलब ये दोनों को कैलकुलेट करके इधर ले आए, और 3 और ये माइनस वाला इधर गया तो +8, ये हमारा द्विघात रूप हो गया। तो पहले सोल्व कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, मूलों की प्रकृति। हमने क्या बात किया था कि मूलों की प्रकृति बताना हो तो क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, मतलब d बराबर b² - 4ac निकालेंगे। तो b का मान कितना -3 का स्क्वायर और -4 गुने 2 गुने 5 कितना हो गया 3 तिया 9, -4 दूनी 8, 8 पचे 40, तो माइनस में आ गया ना -31, और माइनस में जब आता है तो मूल की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अभी तक सारे क्वेश्चन हम गुणनखंड विधि से ही हल कर रहे थे। देखिए 3 दूनी
6, पहले ए और सी को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 6 आ गया। इसको कैलकुलेट करते चलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2x² और 6 और को जोड़ घटा के 5 लाना है, ठीक है, गुना करके। तो देखिए -2x और -3x जुट के -5 आ जाएगा, गुना करके 6 आ जाएगा, अब +3 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन 2x ले लेते हैं, बच जाएगा कितना x - 1। ये दोनों में कॉमा 3 ले लेते हैं तो बच जाएगा x - 1। x - 1 कॉमा ले लिए तो ये बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अगर या तो ये वाला 0 है, क्योंकि दो चीज़ों का गुणनफल 0 तभी आता है जब उनमें से कोई एक चीज़ क्या हो 0 हो, या तो x - 1 बराबर 0 है या तो 2x - 3 बराबर 0 है। जब x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 1, और जब 2x - 3 बराबर 0 है तो ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा प्लस में 3/2। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कहता इसको हल कीजिए, देखिए, और गुणनखंड विधि से ही करना है तो सिंपल है, 6 दूनी 12। अब 12 किसका जो लगातार 4 तिया 12 ये दिख गया, तो हमको क्या करना है 6x² -4x + 3x - 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमा लेंगे कितना 2x, तो ये कितना बच गया 3x - 2। इन दोनों में कॉमा क्या ले सकते हैं +1, तो 3x - 2 बराबर 0। 3x - 2 कॉमा ले लीजिए, तो 3x - 2, तो ये बच गया कितना 2x + 1 बराबर 0। दोनों में से कोई एक तो 0 है, तो 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 2/3, और 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसी गुणनखंड विधि द्वारा हल करना था। कहता है क्या, वर्ग समीकरण को मूल सूत्र विधि से, मूल सूत्र विधि कौन सा है, वही वाला चीज, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इसका दो फार्मूला होता है, एगो अल्फा बराबर और एक बीटा बराबर। मतलब एक होता है -b +√b² - 4ac/2a, और एक होता है -b -√b² - 4ac/2a। यहाँ पे a b c d का मान रख देंगे, तो a का मान यहाँ क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 6। तो हमारा क्या हो जाएगा -5 और +√b², तो 5 का स्क्वायर -4 गुने a, 1 गुने 6 हो गया, अब बटा कितना /2a, तो 2 गुना 1 -5, अब प्लस 5 × 25 24, 25 में से 24 गया 1 का आ गया कितना 1 ही आ जाएगा, मतलब 1 का रूट 1 ही आएगा ना, /2 कितना हो गया घट के ये -4/2 यानी -2। तो ये अल्फा का मान निकल गया, मतलब एगो मूल निकल गया। दूसरे में क्या होगा, यही वाला चीज़ तो रहेगा, यही तो निकलेगा, तो यहाँ -5 -1/2, तो -5 - 1 कितना हो गया -6/2 यानी -3। तो एक मान हमारा कितना आ गया -3। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0, तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के दो बराबर मूल हो। देखिए समीकरण के बराबर मूल तभी होता है जब d का मान क्या हो 0 हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d बराबर 0 रखना पड़ेगा, और d का मान क्या निकलता है b² - 4ac बराबर 0 रखना पड़ेगा। b का मान क्या है यहाँ k, तो k² -4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0, तो k² बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 तिया तो 24 उधर चल गया, स्क्वायर उधर जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा √अंडर ±24। इसको आप सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 17 और गुणनफल कितना हो। देखिए चूंकि हमको द्विघात से बनाना है तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या अगर x मान लेंगे तो दूसरा संख्या हो जाएगा 17 - x, दोनों का गुणनफल 72। बस समीकरण बन गया। ये हो जाएगा हमारा कितना 17x - x² बराबर 72। ये सबको उस तरफ कर देते हैं तो x² - 17x और कितना हो गया प्लस 72 बराबर 0। 9 8 17, 9 8 72, तो x² - 9x - 8x + 72 बराबर 0।
कॉमा ले लेंगे एक्स, एक्स माइनस 9 और 8 कॉमा ले लेंगे तो एक्स माइनस 9 बराबर 0, एक्स माइनस 9 कॉमा ले लिए तो बच गया एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स बराबर 9 हो गया एगो, और एगो हो गया एक्स बराबर कितना 8। ठीक है, तो एगो 9 संख्या हो गया, एगो 8 हो गया। अगला कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है 365। देखिए धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, अगर एगो x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इसको दोनों का स्क्वायर किया, दोनों मिलके कितना आ गया 365। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस, चूँकि ये दोनों जुड़ जाएगा ना, प्लस 2x और ये इधर आ जाएगा तो कितना माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमा ले सकते हैं क्योंकि 2 से सभी है। हाँ, ये इधर आ गया 365 इधर आ गया तो माइनस में आएगा और एक घट गया। ठीक है, 2 कॉमा ले लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस ये इसका आधा कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 2 दूनी 4 182। अब 182 का कर लेते हैं। 182 2 से लगेगा 91, कितना 63 91 तो 7 और 13। अब देखिए 7 दूनी 14 तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182। इसको में x कॉमा ले लिए तो x प्लस 14, इसमें 13 कॉमा ले लिए तो x प्लस 14 कॉमा ले लिए तो क्या बच गया x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर, तो x बराबर क्या हो गया 13। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है धनात्मक, तो धनात्मक वाला हिस्सा कौन है 13, तो एगो 13 हो जाएगा एगो 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे तो यहाँ पे आपको ये इस अध्याय का क्या आ गया, ये आपका गृह कार्य है। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और तथा इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं होमवर्क के तौर पे आप एक एक प्रश्नों को क्या कीजिएगा हल कर लीजिएगा। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले अध्याय में।